वर्ड बाय वर्ड कनेक्ट करके, सेंटेंस बाय सेंटेंस कनेक्ट करके अपनी रीडिंग की जो स्किल है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सब लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे, बस वो अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करना चाह रहे होंगे। और आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आप को सोशली, इंटरनेशनली, इंटरनली हमारी कंट्री के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या घटित हो रहा है, उस चीज़ के लिए अपने आप को अवेयर रखना चाह रहे होंगे। तो आप सब लोगों के लिए अगर मैं बताऊं तो ये क्लास हमारी बहुत ही अच्छी रहती है। यहाँ पे हम बेसिक चीज़ों को, जैसे कि आर्टिकल में जो भी एक मुद्दा होता है उसको तो डिस्कस करते ही करते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो रीडिंग की स्किल है उसको हम किस तरीके से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पे लेकर के जा सकते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन लोगों के लिए खासकर ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनके एग्जाम में अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश की रीडिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोग अपनी रीडिंग के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अगर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रीड नहीं कर रहे होंगे, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग बिहाइंड। आप बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, उनसे बहुत पीछे जा रहे होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ ना कुछ रीड करते रहें। और जब बात आ जाती है कुछ ना कुछ रीड करते रहने की, जो आप पढ़ रहे होगे वो समझ में भी आना चाहिए। और बहुत सारी जब हम पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, जैसे हमें वोकैबुलरी प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए, ग्रामर, वोकैबुलरी ये सब तो आनी ही चाहिए। साथ ही साथ जब आप रीडिंग करते हो तो किस तरीके से, है ना, वर्ड बाय वर्ड कनेक्ट करके आप चीज़ों को कर सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, मैं बता देता हूँ, और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, और भी बहुत न जाने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप रीडिंग अपना ठीक करके इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ में हैंडल कर सकते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ ना कुछ पढ़ते रहने में अगर आप द हिंदू की न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पिक कर लेते हो तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा, आपका एक जनरल नॉलेज भी थोड़ा सा मेंटेन रहता है कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं और किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ही ईजी है पढ़ने में, है ना, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, बट यकीन मानिए वोकैबुलरी आज भर भर के है इस पूरे के पूरे आर्टिकल में, और हम हर एक वर्ड को अच्छे तरीके से देखते हुए चलेंगे। एंड आज के आर्टिकल का जो टाइटल है दैट इज़ एक्ट ऑफ एविल। कुछ तो ऐसा हुआ है जो काफ़ी इविल है, जो काफ़ी बुरा है, ख़राब है ना, जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर। अब बात सोसाइटी की हो ही गई है तो एक चीज़ और भी डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में, दैट इज़ सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सोसाइटी के अंदर जब हम रह रहे होते हैं तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं रहता कि हम अपने ऊपर काम करते रहें, है ना, अपने आप को ग्रो करते रहें, सिर्फ अपना भला देखें। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमारा किस तरीके से उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो सकता है, हम किस तरीके से सोसाइटी को एज अ होल आगे लेकर के जा सकते हैं, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये तो आप लोग जानते ही हो। तो साथ में एग्जिस्ट करने के लिए, अगर आप सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ एग्जिस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना, है ना, एक दूसरे के जो भी ओपिनियंस हैं, आइडियाज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट करना, रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें करने की आवश्यकता हो जाती है अगर हम सोशल हार्मनी की बात करते हैं। सोशल हार्मनी का मतलब क्या होता है? तो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पीपल, है ना, अलग अलग जो धर्म के, जाति के या फिर कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं उनका अगर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ में एग्जिस्टेंस होता है तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल हार्मनी, सामंजस्य, है ना, समन्वय कहते हैं इसको, सामाजिक समन्वय। फ्रेंड्स, अभी जानते हो आप कि दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, इंडिया की जो कैपिटल है, वहाँ पे एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली है ना, काफ़ी लोग, मतलब जान एक दो भी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे तो काफ़ी नंबर्स में लोगों की जान गई है। तो सोशल हार्मनी और टेररिज्म को काउंटर करने के जो मेजर्स हम उठाते हैं दैट इज़ कॉल्ड काउंटर टेररिज्म। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से अगर एक सोसाइटी के अंदर हार्मनी होती है लोगों के बीच में, अगर वो एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं तो वो किस तरीके से टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं, वो किस तरीके से टेररिज्म को फाइट करने में हमारी सरकार की मदद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज के आर्टिकल में आप देखोगे तो सोशल हार्मनी को प्रमोट करके आप काउंटर टेररिज्म को किस तरीके से स्ट्रैटेजी को अचीव कर सकते हैं, इस चीज़ की बात करिए इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर।
जो भी चीज़ें हुई हैं अभी हम देखेंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या सरकार को करना चाहिए, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो सत्ता में हैं उनका क्या रवैया पहले का रहा है, अब क्या कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें हम आर्टिकल में जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, पर उसके पहले थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल देने की कोशिश करते हैं। दैट जो सोशल हार्मनी होती है, दैट इज़ हिडन पिलर ऑफ काउंटर टेररिज्म। देखिए सोसाइटी में है ना, काउंटर टेररिज्म और सोसाइटी आप जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, टेररिज्म और सोसाइटी को, बट किस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर, हिडन तो है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्रूशियल पिलर हो जाता है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो किस तरीके से सोशल हार्मनी ये काम करता है, सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सोशल हार्मनी का मतलब क्या होता है। तो सोशल हार्मनी का मतलब होता है जब अलग अलग धर्म, जात या कम्युनिटी के लोग एक साथ और वो भी पीसफुली रह रहे होते हैं, ठीक। एक तो रहता है कि हाँ रह रहे हो आप, डेली फाइट चल रही है, केओस मचा हुआ है, ठीक है, डिसऑर्डर हो रहा है ना, एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। बट एक तो होता है जब आप पीसफुली एग्जिस्ट कर रहे हो, पीसफुली रह रहे हैं एक साथ, अलग अलग धर्म जाति के कम्युनिटी के लोग एक साथ रह रहे हो, तो दैट मीन्स सोशल हार्मनी की इन दोनों लोग, यहाँ की जो सोसाइटी उनके बीच में हार्मनी है, दैट इज सोशल हार्मनी है। रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स में क्या होता है, हम एक दूसरे के जो बिलीव्स है, डिफरेंसेस हैं, वो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। बिलीव्स का मतलब जो भी आस्था होती है ना, यहाँ पे रिलीजन की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ देखेंगे तो इंडिया इज़ अ कंट्री विथ डाइवर्स रिलीजन, बिलीव्स, कल्चर, है ना। तो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर तो सोशल हार्मनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको पता ही होगा कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, किसी के बिलीव का रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या हुआ कि जो भी उनकी ग्रंथ हैं, जो भी उनके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनमें जो भी बातें लिखी गई हैं उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ उनके हिसाब से वो चीज़ें सही हैं, और आपके चीज़ अंदर मतलब जो भी चीज़ें लिखी हैं या आपकी कम्युनिटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसका रहना भी ठीक है। डिफरेंसेस का होना बहुत ही कॉमन है, ठीक है। ओपिनियंस में डिफरेंसेस चलता है बट लोगों की, है ना, लोगों में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, हम सबको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो दैट मीन्स सोशल हार्मनी है। और फ्रेंड्स ये केवल फाइट को अवॉइड नहीं करना है, लाइक अगर आप एक दूसरे से फाइट नहीं करते हो तो इसका मतलब ही नहीं होता कि सोशल हार्मनी, इसका मतलब होता है ट्रस्ट, इंक्लूजन, यूनिटी विद इन सोसाइटी। ये तीनों की तीनों चीज़ें सोसाइटी के अंदर जब होती हैं तब जा करके वहाँ पे सोशल हार्मनी मानी जाती है, ठीक है। ट्रस्ट जब आप करते हो तो यानी आप मानते हो, है ना, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी एक इंसान कर रहा है, दूसरा इंसान सामने वाला वो अपने हिसाब से कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो सही भी हो सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं सोसाइटी सोशल हार्मनी के अंदर। अब टेररिज्म किस तरीके से फैलता है, ताकि हम थोड़ा सा सोसाइटी से इसको जोड़ करके देख सकें। तो टेररिज्म डजेंट कम फ्रॉम आउटसाइड बॉर्डर्स, बिल्कुल सही कि टेररिज्म सिर्फ बाहर के देशों से ही नहीं आता, बाहर के बॉर्डर से ही नहीं आता, हमारी जो कंट्री का टेरिटरी है उसके बाहर से ही नहीं आता। इट ऑफन ग्रोज इनसाइड सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर से भी ये काफ़ी ज़्यादा निकल करके सामने आता है, या ग्रो करता है, पनपता है। और ये कब होता है, जब लोग एक्सक्लूडेड फील करते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं, और साथ ही साथ जब उनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता, यानी ऐसा फील करने लगते हैं कि हाँ उनको सोसाइटी के अंदर से एक्सक्लूड किया जा रहा है, अलग निकाला जा रहा है, या फिर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, या फिर उनकी जो भी बातें हैं उनको सुना नहीं जा रहा है। तो जा करके जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हॉस्टिलिटी की भावना या फिर डिफरेंट फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, जो एक्सट्रीमिस्ट का मतलब किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को एक्सट्रीम पे ले जा करके फॉलो करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट, कि हाँ उनका ही रिलीजन, उनका ही ओपिनियन, उनका ही बिलीफ सिस्टम सही है और बाकी सब गलत है। तब ये क्या करते हैं ग्रुप्स, यूज़ करते हैं उनके गुस्से और आइसोलेशन को, ये जो लोग हैं उनके गुस्से को और आइसोलेशन को, यानी अगर वो अलग हो जाते हैं तो आइसोलेशन में चले जाते हैं, ताकि रेडिकलाइज कर सकें उनको, यानी उनकी जो ओपिनियन है उसको एक धारा दे सके और उनको यूज़ करा जा सके, है ना, इन्फ्लुएंस किया जा सके, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सके। अब किस तरीके से सोशल हार्मनी टेररिज्म को प्रिवेंट करती है, तो जब एक सोसाइटी यूनाइटेड होती है और काफ़ी अच्छी होती है ना, हर सोसाइटी के अंदर हर लोग को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली ट्रस्ट किया जाता है, इक्वली उनको मौके दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, लोग पहली बात तो डिवाइसिव प्रोपेगेंडा, यानी अगर बाहर का कोई भी अगर ऐसा प्रोपेगेंडा लेकर के आता है, ऐसा कोई प्लान लेकर के आता है जो डिवाइसिव हो, जो डिवीज़न लेकर के आए, मतभेद लेकर के आए, तो ये इसके ट्रैप में नहीं फंसते, क्योंकि लोग हैप्पी होते हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी फाइंड नो सपोर्ट, तो एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है, विचारधाराएं होती हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। और साथ ही साथ जो सिटीजन्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट पे तो ट्रस्ट करते ही करते हैं, साथ ही एक दूसरे के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं कि हाँ सामने वाला हमारे लिए कुछ गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी एक डिफरेंट एंगल देने की मैंने कोशिश करी है आर्टिकल के अंदर। चलिए आज के आर्टिकल में जो वोकैबुलरी आई है थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आज का आर्टिकल वोकैबुलरी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चाहे आप एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप स्पीकिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हो वोकैबुलरी, ऑल थिंग्स आर गोइंग टू मैटर हियर, ओके। तो फर्स्ट वर्ड इज इंटीग्रल।
इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का अभिन्न हिस्सा, यानी दैट इज इंटीग्रल। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते उस चीज़ से, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल, एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। इट्स इंडिस्पेंसिबल या फंडामेंटल भी आप इसको कह सकते हैं, इनसेपरेबल भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये वन वर्ड के क्वेश्चन टाइप में बहुत ज़्यादा आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल। इन्वोक करना, आवाहन करना, यानी लेकर के आना। कोई चीज़ लिखी है, आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड इन्वोक करना। या फिर देखा होगा आप लोगों ने कई बार, है ना, किसी भगवान का जब किसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा पाठ करी जाती है, तो वहाँ पे भी ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा इन्वोक यूज़ होता है, यानी आवाहन करना। टू रेफर टू और यूज़ अ लॉ ऑफिशियल, यानी यहाँ पे इस आर्टिकल में लॉ के तहत बात करी गई है, ठीक है। तो किसी लॉ को ऑफिशियली क्या करना, यूज़ करना, दैट इज कॉल्ड इन्वोक करना। साइट, कॉल अपॉन या अपील टू करना। कल्प्रेट, देखिए ये वर्ड तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो सिनोनिम है दैट इज परपिट्रेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रॉन्ग डूअर भी इंपॉर्टेंट है, और ये परपिट्रेटर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? कल्प्रेट का मतलब अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम, कोई भी ऐसा इंसान जो किसी क्राइम के लिए, किसी अपराध के लिए जिम्मेदार होता है, दैट इज कॉल्ड कल्प्रेट या परपिट्रेटर। रॉन्ग डूअर भी आप इसको कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? षड्यंत्र, अ सीक्रेट अग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, यानी एक क्राइम को कमिट करने के लिए, उसको होने देने के लिए एक जो सीक्रेट अग्रीमेंट होता है, छुपा हुआ जो अग्रीमेंट होता है ना, पर्दे के पीछे जो एक जाल बुना जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। कोल्यूजन, इंचिगियो या फिर प्लॉट भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत अच्छे वर्ड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जंक्चर क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट, है ना, या तिराहा या चौराहा भी इसको कहते हैं। ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आकर के क्या करती हैं, मीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्चर। अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट, यानी एक खास समय, दैट इज कॉल्ड जंक्चर। मूवमेंट, स्टेज या क्रॉस रोड भी आप इसको कहते हैं। क्रॉस रोड क्या होता है? चौराहा होता है, तिराहा होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस रोड। रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब क्या होता है? परसुएसिव, इम्प्रेसिव बट इम्पटेस स्पीच, यानी कोई भी ऐसा स्पीच जो परसुएसिव हो, यानी लोगों को अपील करता हो, उनको मनाता हो या काफ़ी इंप्रेस करता हो, लेकिन वो खाली हो, खोखला हो, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक, ठीक है। हाई फाई टॉक्स भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें जो खाली निकल करके आती, जिनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि पता होगा आपको कि इलेक्शन जब भी आते हैं, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर देती है जो लॉजिकली या प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं होता है करना, तो दैट इज कॉल्ड रेटोरिक, ठीक है। ऊंचा दुकान फीका पकवान भी आपने सुना होगा, एक ईडियम, दैट इज रेटोरिक। ऑरेटरी या बॉम्बास्ट भी उसको आप कह सकते हैं। ऑरेटरी वर्ड काफ़ी अच्छा है ये। नेक्स्ट वर्ड इज स्काउरेज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई गारंटी कि ये जो भी अगर आप आने वाले एग्जाम दे रहे होगे उसमें ये वर्ड ज़रूर पूछेगा, स्काउरेज, क्योंकि ये आर्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये स्काउरेज क्या होता है? और सोर्स ऑफ ग्रेट सफरिंग, यानी बहुत बड़ी जो एक दुख होती है, उसका एक सोर्स होता है ना, जहाँ से निकल करके कोई चीज़, कोई बहुत बड़ा दुख निकल करके सामने आता है, दैट इज कॉल्ड स्काउरेज। कर्स, प्लेग या ब्लिथ भी आप इसको कह सकते हैं। प्लेग तो पता ही होगा आपको, एक बीमारी है ना, जिसमें जहाँ पे बहुत लोगों की जान चली गई थी एक ही बार में। आउटक्राई क्या होता है? तो आउटक्राई वर्ड जो होता है वो हमेशा पब्लिक से जोड़ करके दिया जाता है, पब्लिक से जोड़ करके देखा जाता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन, यानी पब्लिक की तरफ से जब किसी चीज़ को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा होता है या प्रोटेस्ट आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड, आवाज़ आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड आउटक्राई। मिल करके जब लोग आवाज़ उठाते हैं किसी चीज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड आउटक्राई। प्रोटेस्ट, अप्रोवर या बैकलैश भी आप इसको कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो ये देखा आपने किस तरीके से ये वर्ड, काफ़ी अच्छे वर्ड आज के आर्टिकल में आए हैं। एंड अभी मैं बता दूं कि अभी जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो और भी अच्छे वर्ड आएंगे, ठीक है। तो समरी तो एक बार आपको बता ही दिया मैंने कि दिल्ली के अंदर जो एक ब्लास्ट हुआ है, तो उसने किस तरीके से पूरी कंट्री के अंदर लोगों को झकझोर के रख दिया है, और किस तरीके से गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा सा एक्टिव मोड में ला दिया है। तो आज का आर्टिकल उसी के बेसिस पे है कि किसी तरीके का अगर ईवल करने की कोशिश की जाती है। अगर टेररिज्म का मेन पर्पस क्या होता है? देखिए, टेररिज्म का मेन पर्पस होता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर अपनी सरकार के खिलाफ चीज़ों को भर देना, ताकि वो जो लोग हैं वहाँ पे वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा लें, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है, अगर आपके देश के लोग ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, किसी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, तो फिर ये काफ़ी आसान हो जाता है टेररिज्म को फैलाने के लिए, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही बात करेगा कि सोशल हार्मनी होनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके का गलत काम किया जाता है, चाहे वो टेररिज्म का हो, चाहे किसी तरीके का हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर क्योस लाने का भी हो, तो उस चीज़ को डील विद करने के लिए, निपटने के लिए सोशल हार्मनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से है और किनको ये काम करना चाहिए, ये हम इस आर्टिकल में जानेंगे। तो टाइटल का मैंने बता ही दिया, एक्ट ऑफ एविल, यानी एक्ट ऑफ एविल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा एक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा इविल है, खराब है, उसका क्या है? पर्पस बहुत ही खराब है। इविल का मतलब कोई भी बुरी चीज़, दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ इविल, या कोई भी हार्मफुल या इमोरल एक्ट।
प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, प्रमोट करने का जो काम है, आगे बढ़ाने का जो काम है किस चीज़ को, सोशल हार्मनी को, यानी सामाजिक समन्वय को, इस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है यानी आप इसको अलग ही नहीं कर सकते हो, टू एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। और किस चीज़ के लिए इंटीग्रल है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से आप अलग नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो, कोई भी रणनीति बनाते हो टेररिज्म से फाइट करने के लिए, काउंटर टेररिज्म क्या हुआ, जो भी प्लान्स स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं टेररिज्म से फाइट करने के लिए, जो भी एक्शंस हमें लेने के लिए चीज़ें तैयार करी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड काउंटर टेररिज्म। तो जो स्ट्रैटेजी होती है काउंटर टेररिज्म के लिए, तो सोशल हार्मनी वहाँ पे इंटीग्रल हो जाती है, उसको आप अलग नहीं रख सकते हो, वहाँ पे सोसाइटी को भी आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एन एक्सप्लोजन इन अ मूविंग कार, जो एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन इज धमाका, और ये धमाका कहाँ पे हुआ, एल लगा के बता रहा है, एक चलती हुई कार के अंदर, मूविंग कार का मतलब चलती हुई कार के अंदर, नियर रेड फोर्ट, यानी ये कहाँ पे हुआ, रेड फोर्ट के किनारे हुआ, इन दिल्ली। और ये कौन सी जगह थी, दिल्ली के अंदर थी, पता होगा आपको, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर ही है। और ये कब हुआ, तो ऑन लगा के बता रहा है, ऑन द इवनिंग ऑफ नवंबर 10, यानी ये नवंबर 10 की शाम को हुई है ये घटना। 12 नवंबर है आज, तो 2 दिन पहले ये घटना हुई है। तो ये एक्सप्लोजन विच किल्ड, इस एक्सप्लोजन ने जिसने क्या किया, मार दिया, किसको मार दिया भाई, 13 लोगों को, यानी तो 13 लोगों की जान चली गई है, अभी तक ये रिपोर्ट किया गया है। एंड इंजर्ड सेवरल अदर्स, और चोट पहुंचाया, यानी जो क्या किया है, चोटिल कर दिया किसको, और भी कई सारे लोगों को, अदर्स को, लगभग 30 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं इसके अंदर। हैज़ लेड टू द पुलिस इन्वोकिंग, इसने क्या किया है कि लीड वर्ड का मतलब क्या होता है, अगुवाई करना, किसी चीज़ के आगे रहना, यानी उसको आगे आगे लेकर के जाना, उसी के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है लेड। तो ये लेकर के आई है किस चीज़ को, जो एक्सप्लोजन है वो लेकर के आई है टू द पुलिस को, यानी पुलिस को लेकर के आई है ताकि वो इन्वोक कर दे, यानी इन्वोक कर दे, उन्होंने इन्वोक कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये यूज़ कर लिया किस चीज़ को, दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को। ये एक तरीके का एक्ट है, ठीक है, जो अगर कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी पर्सन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो इंडिया की इंटीग्रिटी है ना या यूनिटी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं, एंड इफ़ दे फाउंड गिल्टी, तो उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते हैं, इसी के तहत चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ यूएपीए एक्ट। तो इसको इन्वोक कर दिया है, पुलिस को इन्वोक करने पे क्या किया है, लेके गए हैं। एंड साथ ही साथ द एक्सप्लोजिव एक्ट, यानी इसमें एक्सप्लोजन का भी यूज़ किया गया था, तो एक्सप्लोजिव का यूज़ किया गया, तो इस एक्ट को भी इन्वोक कर दिया पुलिस ने। द सजेशन इज़ दैट, जो सजेशन है, जो सुझाव है, इज़ दैट, वो ये है दैट कि द इंसिडेंट, यानी जो घटना हुई है, इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक टेररिज्म के एक्ट में, ठीक है। देखिए अभी भी फाइनल रिजल्ट, मतलब फाइनल आउटकम नहीं आया है कि हाँ ये टेररिज्म का एक्ट है भी कि नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टेररिज्म को ध्यान में रख के किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टेररिज्म से रिलेटेड है, टेररिस्ट ने ऐसा काम करने की कोशिश की है। द NIA, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो NIA है ना, NIA इज़ इन चार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी इनको ही क्या किया गया, इसका कारभार सौंपा गया है, इन्वेस्टिगेशन का कारभार NIA को सौंपा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, यानी जो हमारे PM हैं और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह, हैव वोट टू, उन्होंने कसम खा ली है, शपथ लिया है, टू ब्रिंग द कल्प्रिट टू जस्टिस, यानी कल्प्रिट जो भी हैं इसके अंदर, जो भी क्राइम को के रिस्पॉन्सिबल, क्राइम को करने वाले जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको लॉ के तहत पनिशमेंट करने की कसम खा ली है, वाइल दोनों ही लोगों ने, वाइल जबकि द अपोजिशन, यानी हमारे यहाँ पे जो विरोध विपक्ष है, हैज़ सॉट अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने मांग करी है। शॉर्ट इज सी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, है ना, सीक वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना। तो उन्होंने मांग की है अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी सरकार से, यानी सरकार से उन्होंने कहा कि हाँ आप इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए कि हाँ इस कौन है इसमें जिम्मेदार। द सस्पेक्ट लिंक टू द व्हीकल, जो सस्पेक्ट जिसके ऊपर शक जा रहा है अभी के टाइम पे, लिंक टू द व्हीकल, जो कि जुड़ा हुआ, वही सस्पेक्ट जो कि जुड़ा हुआ है टू द व्हीकल, जो गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ था उससे, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसका पता लगा लिया गया है, और इसका क्या नाम है, एज उमार उन नाबी, यानी इसको इस तरीके से पता लगाया गया, इसका नाम ये पता लगा है। ये कौन है, तो कॉमा लगा के बता रहा है, और डॉक्टर फ्रॉम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर, जो कि एक डॉक्टर है, कहाँ से, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो कि कश्मीर के अंदर है, वहाँ से, पुलवामा आपको पता ही होगा, पुलवामा अटैक हुआ था, तो ये उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि वहाँ का है ये, ठीक है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वो। द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो ट्रेंड है, पैटर्न जो है, सीरीज़ है डेवलपमेंट्स की, इस तरीके के डेवलपमेंट्स की रिसेंट डेज़ के अंदर, हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए, सजेस्ट तो ये बताते हैं दैट की, ये पैटर्न सजेस्ट करते हैं दैट की द, देखिए यहाँ पे टेक्निकली द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट्स इन रिसेंट डेज, यहाँ पे टेक्निकली सजेस्ट होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से
यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। दैट की द सस्पेक्ट, यानी जो संदिग्ध है, जिसके ऊपर ये शक जा रहा है, जिसके ऊपर शक हुआ है अभी इनिशियल टाइम पे, वो डाइड इन ब्लास्ट, जिसकी मौत हो गई कहाँ पे, इस ब्लास्ट के अंदर, धमाके में इसकी जान चली गई। वॉज लिंक्ड टू, वो जुड़ा हुआ था किससे, टू अ रिंग ऑफ अदर पीपल, यानी बाकी लोगों का भी एक रिंग था, एक सर्कल था, उनसे जुड़ा हुआ है, ऐसा पता लगा है। हु आर एलिजेडली, वही लोग जो कि कथित तौर पर रिपोर्ट करने वाले तरीके से, एलिजेडली का मतलब क्या होता है कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, अभी ये सिर्फ कथित तौर पे है, अभी कहा जा रहा है ऐसा कि वो क्या कर रहे थे, प्लॉट कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, टेरर स्ट्राइक, यानी टेरर यानी आतंकी हमले का इन द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर, ये ऐसा पता लगा हुआ है। द पब्लिक विल हैव टू वेट, ये जो पब्लिक है उसको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा फॉर ग्रेटर क्लैरिटी, यानी और भी बड़ी क्लैरिटी की, है ना। अगर आप बड़ी स्तर पे क्लैरिटी चाहते हैं तो पब्लिक को वेट करना पड़ेगा, अनटिल, जब तक कि ऐसा ना हो, क्या ना हो, तो जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, आर इन अ पोजीशन, वो एक पोजीशन में नहीं आ जाते टू रिवील करने के मोर इन्फॉर्मेशन को, नहीं, जब तक जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करते हैं, तब तक पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। एट दिस जंक्चर, इस पॉइंट पे आकर के, या इस चौराहे पे या तिराहे पे, क्रिटिकल पॉइंट पे आकर के, स्पेक्यूलेशंस, ये वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर को लेकर के जो अंदेशा होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। जो स्पेक्यूलेशन है एंड रेटोरिक मस्ट, और जो रेटोरिक है, यानी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मस्ट बी अवॉइडेड, उनको अवॉइड किया जाना चाहिए, उनको इग्नोर किया जाना चाहिए। एंड नो एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड, और कोई भी एफर्ट छूटना नहीं चाहिए बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा, द अपोजिशन के द्वारा, एंड द मीडिया, और मीडिया के द्वारा भी, टू प्रमोट, और किस लिए, ताकि प्रमोट किया जा सके पीस को, शांति को और काम को, यानी शांति को और पीस को इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर। इन द फेस ऑफ दिस, और कब, तो इस चीज़ के सामने, इन द फेस ऑफ दिस, इस डीपली ट्रबलिंग इंसिडेंट, ये जो बहुत ही गहरे तरीके से ट्रबल करने वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इसके सामने इन सबको प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब कोई भी एफर्ट नहीं छूटना चाहिए। माइंडलेस वायलेंस टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस, जो भी माइंडलेस वायलेंस क्या होता है, तो वायलेंस जो कि बिना किसी लॉजिक के या बिना किसी रीज़न के किया जाता है, हिंसा की जाती है, दैट इज कॉल्ड माइंडलेस वायलेंस। जो माइंडलेस वायलेंस होती है, हिंसा होती है, टारगेट करते हुए इनोसेंट सिविलियंस को, जिनमें इनोसेंट सिविलियन को टारगेट किया जाए, हैज़ लॉन्ग बिन अ स्कैरेज, वो रहा है, हैज़ बिन का मतलब लंबे समय से रहा है, इस एक स्काउरेज, सोर्स ऑफ ग्रेट सफरिंग। स्काउरेज का मतलब क्या होता है कि कहीं से बहुत बड़ी जब पीड़ा निकल करके आ रही है, दैट इज कॉल्ड स्काउरेज, यानी कहते हैं ना कि गरीबी, यानी जो पॉवर्टी इज द स्काउरेज ऑफ मेनी पीपल इन इंडिया, लिविंग इन इंडिया, है ना, फॉर इंडिया के लिए। तो ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पे माइंडलेस वायलेंस होता है, जहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। हाउएवर, हालांकि ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट्स, यानी सुसज्जित अच्छे तरीके से जो ऑर्गेनाइज इंसिडेंट्स हैं टेररिज्म के, ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के, हैव बिन कन्फाइंड, उनको सीमित कर लिया गया है। कन्फाइंड का मतलब लिमिट लगा दिया गया है टू कन्फ्लिक्टेड जोन, यानी उन जोन्स की तरफ, उन एरियाज़ में जो कि कन्फ्लिक्ट से भरे हुए हैं इन रिसेंट ईयर्स, यानी हाल ही के सालों में अगर देखा जाए तो, यानी जो भी हमारी नॉर्थ ईस्ट हो गई है ना, या फिर जितने भी कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, जम्मू कश्मीर हो गया है ना, या फिर पंजाब वगैरह के, वहाँ तक सीमित कर दिया गया है उनको, या फिर और भी कुछ स्टेट्स हैं तो यहाँ तक सीमित कर दिया गया है टेररिज्म को। द ब्लास्ट इन द नेशनल कैपिटल, यानी जो ब्लास्ट धमाका हुआ है नेशनल कैपिटल के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर, इस देयरफॉर, इसलिए अलार्म, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। यानी एक तो ब्लास्ट होना और वो भी नेशनल कैपिटल में ब्लास्ट होना, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय माना जाता है, ठीक है, क्योंकि देखा जाता है कि अगर हमारा जो कैपिटल होता है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितनी भी आप देखोगे पॉलिटिकल, है ना, जितनी भी पॉलिटिकल बिल्डिंग्स हैं ना, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं हमारी वहीं पे ही हैं, ठीक है। चीज़ें हमारी चलती हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो वहीं से रेगुलेट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस भी वहीं पे है ना ऑलमोस्ट। काउंटर टेररिज्म हैज़ बीन अ टॉपिक, यानी जो टेररिज्म को काउंटर करने की जो स्ट्रैटेजी है, हैज़ बीन अ टॉपिक, वो एक टॉपिक रहा है, एक मुद्दा रहा है किस चीज़ का, पोलराइजिंग डिबेट्स का। यानी एक ऐसा मुद्दा रहा है जहाँ पे डिबेट होती है, और वो डिबेट कैसी होती है, पोलराइजिंग डिबेट होती है। यानी पोलराइजिंग का मतलब वो ध्रुवीकरण कर देती है लोगों की, यानी उनको एक साइड चूज़ करने में मजबूर कर दे कि हाँ हम इस साइड को फेवर करते हैं, हम इस साइड को फेवर करते हैं। इन इंडिया के अंदर भी, एंड साथ ही साथ अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के अंदर भी। पता ही होगा आपको, ठीक है, टेररिज्म की जब भी बात की जाती है तो दुनिया में भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने हिसाब से टेररिज्म को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बट इंडिया का इंस्टांस बहुत ही डिफरेंट है। इंडिया सेज दैट we don't know any kind of bad terrorism or good terrorism. Terrorism is terrorism. But for you all are aware about it that for the West, if it is happening on their ground,
तो दैट इज़ अ टेररिज्म. इफ इट इज़ हैपनिंग ऑन अनदर अनदर कंट्री, तो दैट दे नीड टू थिंक अबाउट इट, है ना. उनको ऐसा उनका डेफिनेशन होता है. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर हम भारतीय संदर्भ में देखने की कोशिश करें, परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें, द आइडिया दैट एन एलिजिटली सॉफ्ट स्टेट अलाउज टेररिज्म, ये जो विचार है, विचार क्या है, दैट की एक कथित तौर पे जो सॉफ्ट स्टेट होता है, सॉफ्ट स्टेट जैसा कुछ नहीं होता, बस सॉफ्ट स्टेट यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ऐसा स्टेट जो कि अगर उसके ऊपर है ना, उस कंट्री के ऊपर है ना, कोई भी स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री होगा, उसके ऊपर कोई भी वो किया जा रहा है, कोई हमला किया जा रहा है, ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं, मतलब सरकार के टर्म में यूज़ किया जाता है ये, कि वो बातचीत से सुलझाने की कोशिश करते हैं. बट अभी का इंडिया आप लोग जानते हो किस तरीके से हम रिटेलिएट करते हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन है. तो ये अलाउ कर देता है, सॉफ्ट स्टेट अलाउ कर देता है टेररिज्म को. तो ये जो आइडिया है हैज़ बिन पॉपुलराइज्ड, उसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया है, यानी ये बात कही गई है ना कि हम अब ऐसा नहीं रहेंगे, हम अब जवाब देंगे बाई द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के द्वारा, विच हैज़ बिन, वही बीजेपी जो कि रही है कहाँ पे, पावर में यानी सत्ता में 2014 के अंदर से. तो इस आइडिया को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा है. द सेंटर हैज़ ट्वीट, ये जो सेंटर है, हमारी सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, उसने ट्विक किया है, मॉडिफिकेशन किया है. ट्विक का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना, दैट इज कॉल्ड ट्विक करना. ट्विक किया है लॉज को, नियम कानूनों को थोड़ा बहुत बदलाव किया, नियम कानूनों को, इन ऑर्डर टू एम्पावर, इस मकसद से, इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इस रीज़न से, इस मकसद से, ताकि एम्पावर किया जा सके, सशक्तिकरण किया जा सके किस चीज़ को, इन्वेस्टिगेटर्स को, यानी जो भी NIA के अंदर जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको और ज़्यादा एम्पावर किया जा सके, शक्ति दी जा सके. एंड मेकिंग इट, और बनाते हुए इट, यानी इस चीज़ को, इन लॉज को, डिफ़िकल्ट यानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, फॉर एनी अक्यूज, किसी भी आरोपी के लिए. अक्यूज कौन होता है, जिसके ऊपर आरोप लगा होता है, चार्जेस लगे होते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड अक्यूज. और अगर वो उसी का दोष साबित हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो कन्विक्ट हो जाता है, नहीं वो उसका दोष साबित होगा, दैट इज कन्विक्ट. तो ये मेकिंग इट, बनाते हुए इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल किसी भी अक्यूज के लिए, टू डिफेंड अगेंस्ट टेरर चार्जेस, ताकि वो डिफेंड कर सके, बचाव कर सके किसी भी डायरेक्ट चार्जेस के अंदर. तो ये सरकार ने ऐसा किया है, उसके ज़्यादा और भी ज़्यादा एम्पावर किया है. हार्ड लॉज हैव बिन अकम्पनीड बाय, जो काफ़ी ज़्यादा कड़े कानून हैं, हैव बिन अकम्पनीड, इनको भी जोड़ा गया है ना, इनको भी जोड़ा गया है स्वीपिंग सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में. जो भी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं ना, जो भी सिक्योरिटी के पर्पज से जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड नियमों को भी लिया गया, यानी काफ़ी मतलब काफ़ी खुली छूट दी जाती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हो, चाहे किसी को जेल में डालने के लिए हो, बाय द सेंट्रल, यानी सेंट्रल, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी या फोर्सेस के द्वारा भी, ठीक. एंड और स्मार्ट एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी एक जो स्मार्ट, जो अच्छी और जो असरदार सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, उसको इंडिकेट किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है बाय द ऑब्सेंस ऑफ इंसिडेंट्स, यानी उन नामौजूदगी के द्वारा जो कि इंसिडेंट्स का होता है, दैट गो अननोटिस, जो कि अननोटिस्ड हो जाते हैं. यानी अगर कोई भी कई सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, है ना, पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे अगर कोई भी घटना हो रही है, अगर किसी को बर्स्ट किया जा रहा है, तो ज़्यादा वो सोसाइटी के अंदर फैले ना, ताकि लोग शांति से रह सकें और उसको रोका भी जा सके अगर कोई प्लान भी कर रहा है. इवन एज, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, इवन एज का मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड, है ना. वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, अ सिंगल लैप्स, यानी एक छोटी सी जो कमी होती है ना, भूल चूक जो होती है, कैन कॉज, देखिए लैप्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल से एरर, है ना, स्मॉल एरर, दैट इज कॉल्ड लैप्स. तो छोटी सी जो एक चूक भी होती है, वो कॉज कर सकती है एक बड़े इवेंट को, घटना को, एंड पब्लिक आउटक्राई को, और इससे क्या हो सकता है, पब्लिक में आउटक्राई हो सकता है, ठीक. इट इज़ नोटेबल, ये नोट करने लायक है, दैट की अ पोटेंशियली मोर डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, यानी एक बहुत ही और ज़्यादा खतरनाक जो कॉन्स्पिरेसी है, जिसके पास पोटेंशियल भी है ना, जिसके पास क्षमता भी है. और ये कॉन्स्पिरेसी किस चीज़ की है, षड्यंत्र किस चीज़ का है, ऑफ अ केमिकल टेरर स्ट्राइक, यानी केमिकल का यूज़ करके जो टेरर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई थी, एक्सप्लोजिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मे हैव बीन अवॉइडेड, इसको रोका जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, प्रिवेंट किया जा सकता था, विद द अरेस्ट, यानी उस अरेस्ट के साथ में जो कि है कई सारे लोगों का अक्रॉस स्टेट्स, कई सारी स्टेट्स के अंदर, एज वेल एज साथ ही साथ द रिकवरी, और किस चीज़ से रोका जा सकता था, इस रिकवरी से, यानी अगर रिकवरी कर ली जाती आर्म्स की, हथियारों की, एक्सप्लोजिव्स की एंड अदर मटेरियल्स की, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर किया जाता, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक जो हुआ था, ये जो केमिकल टेरर स्ट्राइक हुआ था, उसको रोका जा सकता था. दैट सेट, सही बात कही गई है. दैट सेट का मतलब क्या होता है कि ये बात भी सच है. इट इज़ रीजनेबल, कि ये तार्किक है, लॉजिकल है, टू अज्यूम, ये मान लेना, दैट की पुलिसिंग इज ओनली वन कंपोनेंट, जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, ट्रायल चलाना, है ना, किसी को जेल में डालना, है ना, छानबीन करना, इज ओनली वन कंपोनेंट, ये केवल एक कंपोनेंट है, ये एक हिस्सा है किस चीज़ का,
ऑफ एनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच, यानी अगर कॉम्प्रिहेंसिव किसी कंट्री की एक नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच है तो वहाँ पे पुलिसिंग सिर्फ एक कंपोनेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रैपिड, एक बहुत ही तेजी के साथ में, और ट्रांसपेरेंट, यानी बिना किसी वेगनेस के, बिना किसी धूमिलनेस के इन्वेस्टिगेशन, यानी एक जो रैपिड तेजी से होने वाला और जो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है, शुड बी फॉलोड, उसको फॉलो किया जाना चाहिए बाई प्रोएक्टिव पॉलिटिकल मेजर्स, यानी किसके द्वारा, तो ऐसे मेजर्स के द्वारा जो कि पॉलिटिकल पार्टीज से आती हों, पॉलिटिकल हों, और वो प्रोएक्टिव हो, यानी पहले से एक्शन में आकर के लिए गए हों। और ये किसके द्वारा किया जाए, बाई दी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, ताकि रीएश्योर किया जा सके, फिर से भरोसा दिलाया जा सके द सिटीजनरी को, यानी हमारी कंट्री के जो भी सिटीजन्स हैं, पॉपुलेशन है, दैट इज ये कलेक्टिवली हम सिटीजन्स को क्या कहते हैं, सिटीजनरी कहते हैं, ठीक। टेररिस्ट स्ट्रैटेजी यूनिवर्सली इज टू ट्रिगर, जो टेररिस्ट की जो स्ट्रैटेजी होती है, आतंकवादियों की जो स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है दुनिया भर के अंदर यूनिवर्सली, वो क्या होती है, इज टू ट्रिगर। देखिए ये इस पूरे आर्टिकल का एक तरीके से जान सकते हो आत्मा है ये, है ना। वो क्या होती है, ट्रिगर, ताकि ट्रिगर कर दें, प्रवोक कर दें, कॉज करें सोशल क्योस को, यानी सोसाइटी के अंदर क्योस का मतलब क्या होता है, अराजकता को, एंड अंडरमाइन, और कमज़ोर कर दें लेजिटिमेसी को ऑफ द स्टेट, यानी अगर कोई भी सरकार है, अगर वो क्लेम करती है कि हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, तो इस तरीके के अगर अटैक किए जाएँ तो वो दिखाती है कि हाँ कहीं ना कहीं वो जो स्टेट है वो फेल है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करने में। एंड इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, एक जो असरदार टेररिज्म को काउंटर करने की जो स्ट्रैटेजी है, मस्ट ऑल्सो प्रमोट, उसको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए सोशल हार्मनी को, यानी सामाजिक समन्वय को, एंड रीइंफोर्स करना चाहिए, मजबूती देनी चाहिए किस चीज़ को, लेजिटिमेसी को ऑफ द स्टेट, यानी इस चीज़ को ठीक करके, है ना, कि आप सोशल हार्मनी को प्रमोट करो, लोगों को बताओ कि हाँ, और आप खुद कंट्री में डिवीज़न कॉज करने की कोशिश, मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट ना दो ताकि ये सारी चीज़ें हों, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी जो लेजिटिमेसी है एक स्टेट की, है ना, कि जो एक स्टेट एज अ कंट्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको भी ये क्या करती है, रीइंफोर्स करती है, उसको भी मजबूती देती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। आप लोगों ने देखा किस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ में, और कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि टेररिज्म को फाइट करने के लिए, या फिर किसी भी ईविल को फाइट करने के लिए सोशल हार्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे, है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू देंगे हर एक को, तो वहाँ पे फिर इस तरीके के चांसेस होने के भी, उनके डेविएट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द अंडरलाइन कंसर्न ऑफ द आर्टिकल, मतलब ये बेसिकली इस पूरे के पूरे आर्टिकल का सार पूछ रहा है कि फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि जो छुपी हुई कंसर्न है इस आर्टिकल की, उसको ये क्या करता है, कैप्चर करता है, बताता है। इंडिया का जो काउंटर टेररिज्म का अप्रोच है शुड रिलाई सोलली, यानी पूरी तरीके से इंटेलिजेंस और सर्विलांस के ऊपर होनी चाहिए, नो। अपोजिशंस की जो क्रिटिसिज्म है, हैज़ हिंडर्ड द प्रोग्रेस ऑफ एंटी टेरर ऑपरेशन, नो। पॉलिटिकल यूनिटी इज लेस इंपॉर्टेंट देन क्विक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट सस्पेक्ट्स, नो, प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेने जानी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट बैलेंस, गवर्नमेंट को बैलेंस करना चाहिए फॉर्मनेस को इन लॉ इन्फोर्समेंट विथ एफर्ट्स टू प्रिजर्व सोशल हार्मनी, एक ऐसे एफर्ट्स किया जाए जो सोशल हार्मनी को भी क्या करते हैं, बचा करके रखते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। लॉ इन्फोर्समेंट में फॉर्मनेस होनी चाहिए, और साथ ही साथ सोशल हार्मनी भी प्रिजर्व रहनी चाहिए। द टर्म सॉफ्ट स्टेट एज यूज्ड इन द आर्टिकल एम्प्लाइज, इसका क्या मतलब होता है, सॉफ्ट स्टेट का मतलब, बहुत अच्छा एक वोकैबुलरी या टर्म बेस्ड क्वेश्चन है ये। द स्टेट हैज़ फेल्ड टू इनैक्ट हार्ड लॉज ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर, नो, ये नहीं होता इसका मतलब। और गवर्नमेंट परसीव्ड एज लीनियंट, एक ऐसी सरकार जिसको मान लिया जाता है उतना लीनियंट, का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा ढीला हो, में इंटेंशनली वो ना जानबूझ के इम्बोल्डन कर देता है वो टेरर ऑफ एक्ट को, यानी यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कोई भी ऐसी सरकार जो थोड़ी लीनियंट मानी जाती है और ना चाहते हुए भी वो टेरर के एक्ट को क्या करती है, थोड़ा सा सपोर्ट दे देती है, इम्बोल्डन कर देती है, दैट इज सॉफ्ट स्टेट। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द आर्टिकल्स व्यू, यानी किस चीज़ को इन्फर किया जा सकता है आर्टिकल के व्यू को लेकर के, जो कि है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राइसिस के दौरान। इस तरीके का कोई भी क्राइसिस होता है तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। पॉलिटिकल पार्टी शुड यूज इंसिडेंट्स टू कंसोलिडेट वोटर सपोर्ट, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट मस्ट रिलाई मोर ऑन रेटोरिक देन कॉन्क्रीट इन्वेस्टिगेशंस, रेटोरिक पे नहीं, है ना, इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक। रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज मस्ट अवॉइड स्पेक्यूलेशन एंड प्रमोट काम, बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी हो जाएगा। जो रूलिंग पार्टी है और साथ ही जो अपोजिशन है उनको स्पेक्यूलेशन को अवॉइड करना चाहिए, यानी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन और साथ ही साथ काम के नहीं, शांति को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आर द मिरर,
कि आपको ये आर्टिकल समझ में नहीं आया है या आया है, इस चीज़ को आप चेक कर सकते हो। तो यही था आज के आर्टिकल में, एंड आई होप कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आप इस आर्टिकल का PDF लेना चाहते हैं या फिर इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमें और भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है edify_English_hub। वहाँ पे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग तरीक़ों से वोकैबुलरी और इडियम फ्रेजेस को लर्न कराने की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज कुछ दिनों में हमने देखा है कि हम काफ़ी अच्छे फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी जो फीडबैक होती है वो हमारे लिए पॉजिटिव मैसेज होता है दैट वी शुड, हाँ, हम भी आगे और मेहनत करने के लिए क्या होते हैं, और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।